प्रिय बच्चों, मैं मनीषी पटेरिया, आपका अपना फिजिक्स का टीचर, आपके अपने YouTube चैनल एक्सपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 12th का सेकंड चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। हमेशा की तरह सबसे पहले हम बताते हैं आपको इसकी परिभाषा। तो पहले आती है वैद्युत फ्लक्स की, कि वैद्युत फ्लक्स है क्या। ये जैसे हमारे पास कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये क्या है बच्चों? वैद्युत बल रेखा। ये जैसे हमारे पास ये पृष्ठ है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये पृष्ठ है, इसके क्या निकल रही बच्चों? अभिलंबवत। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? इसे फाई ई से प्रेजेंट करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है और इसका जो सूत्र होता है फाई ई बराबर ई ए। ये आपका सदिश रूप होता है। यदि हम क्या करें, इसके सदिश रूप को अलग कर दें तो ये हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच बना कोण। क्लियर है बच्चों? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एक बार हम और रिपीट कर सकते हैं। कोई पृष्ठ है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपको ये नहीं बोलना नंबर, तो आप दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब चाहे वो जितने भी कोण का हो, और ये कोण हम किससे तय करते हैं? थीटा। थीटा का से क्या है? ई तथा ए के बीच बना कोण। यह एक अदिश राशि होती है। अब बात आती है इसके मात्रक के लिए। इसके मात्रक के लिए हमें पता होना चाहिए फाई ई बराबर सूत्र होता है ई ए। तो फाई ई के मात्रक का मात्रक बराबर ई का मात्रक। ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये मात्रक फाइनल कंप्लीट बना वोल्ट मीटर। क्लियर है बच्चों? मात्रक मिल गया। अब आता है द्विमीय सूत्र। द्विमीय सूत्र निकालने के लिए इसी मात्रक से हम द्विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, और वो भी कैसे देखते हैं। यदि v का द्विमीय सूत्र हम निकालते हैं तो v का द्विमीय सूत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a - 1 m l स्क्वायर t - 3। और यहाँ यदि बात की जाए किसके लिए, m है यानी कि मीटर है, इसकी होती है l, गुणा होगा क्या बनेगा a - 1 m l क्यूब t - 3। ये बच्चों हो गया इसका द्विमीय सूत्र। आगे बढ़ते हुए क्रम में अब हमने आपको बताया वैद्युत फ्लक्स। पता चल गया कोई पृष्ठ है, उसके अभिलंबवत क्या निकल रही? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। फाई से क्या कह दिया हमने? प्रेजेंट कर दिया। अब आता है वैद्युत फ्लक्स के बाद तथा मैंने क्या लिखा? गॉस की प्रमेय। तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों गॉस की प्रमेय है क्या। तो गॉस की प्रमेय को समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई पृष्ठ है, गॉस की प्रमेय के लिए कोई पृष्ठ है, ये भी कैसा पृष्ठ होना चाहिए? कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी कि वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से कैसा पृष्ठ होना चाहिए? बंद पृष्ठ। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? ये है गॉस की प्रमेय। पुनः मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास कोई पृष्ठ है, वो भी कैसा? बंद पृष्ठ। तो इस प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार काफी बार रिपीट होती है एग्जाम में। लगभग आप सोचिए एक साल छोड़ के एक साल आती है बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर भी है, और खास करके गॉस की प्रमेय भी है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हम लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है,
जैसे मैं लिख सकता हूं फाई ई बराबर क्यू गुणे 1/ε0, जिससे एक दूसरी परिभाषा बनेगी। गुणा को हम गुणा कहते हैं। अब बात करते हैं फिर से परिभाषा की, तो दूसरी परिभाषा बनेगी, कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा 1/ε0 गुना होता है। ये क्या होगा, 1 कौन बना, ε0 का क्या हो गया गुना, तो क्या बने गॉस की प्रमेय। कोई कंफ्यूजन? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे आता है हमारा गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय का निगमन समझेंगे। गॉस की प्रमेय का निगमन क्या होता है? गॉस की प्रमेय का निगमन, इसके निगमन करने के लिए हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास कोई बिंदु है, ठीक। इस बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ की क्या करेंगे, रचना करेंगे। हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बना लिया, तो ये जो हमारा जो काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, क्लियर। हमने इसके पृष्ठ पर धन आवेश दिया, कि जो धन आवेश था उसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो गया बच्चों, वितरित हो गया। जैसा मैं कहता जा रहा हूं, थ्योरी बिल्कुल ही उसी प्रकार की आपको लिखना है। ये केंद्र कितना है हमारे पास, O है, केंद्र हमारा O हो गया, और ये R दूरी हो गई, ये बिंदु P हो गई। यहां पर हमें क्या करना है, गॉस की प्रमेय का निगमन करना है। तो सबसे पहले जब भी किसी पृष्ठ को आवेश देते हैं या किसी भी वस्तु पर आवेश देते हैं, तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाती है। इसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। कोई पृष्ठ है हमारे पास और हमने क्या दिया, उसको आवेश दिया, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से क्या होगा, वितरित, जिसे कहेंगे आवेश का सतत वितरण। आगे समझेंगे कि ये हमारे बिंदु P है। इस P पर हम कोई अल्पांश मानते हैं। अल्पांश होता है एक छोटा सा भाग। ये मैंने देखो बच्चों, छोटा सा भाग मान लिया, छोटा सा भाग माना, तो छोटे से भाग का कुछ क्षेत्रफल होगा। क्या क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल को माना मैंने D। क्लियर बच्चों। क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, ये हमारे लिए क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत। अच्छा, धन के कारण हमारी तीव्रता क्या होगी, ये हो जाएगी बाहर की ओर, ठीक है। इससे हमें ये क्या पता चला, E तथा DA के बीच में कोण कितना है। E तथा DA के बीच जो कोण बना वो थीटा इक्वल टू हो गया 0 अंश। क्लियर है। हम आपको बता रहे हैं गॉस की प्रमेय का निगमन। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास ये कोई अल्पांश है, इस अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब भी मैं अल्पांश यानी कि छोटे से भाग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करूं, तो इसका असर ये है कि जितना छोटा भाग होगा फ्लक्स भी उतना कम उससे गुजरेगा। तो इस प्रकार से ध्यान देते हैं, हमारे पास सूत्र होगा अल्पांश किससे, DA से, किससे, अल्पांश यानी कि छोटे से भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। छोटा सा भाग d फाई E बराबर E DA cos थीटा। ध्यान में देना है बच्चों कि E और DA के बीच में कोण क्या बना। तो जैसा मैंने स्पष्ट कर दिया कि हमेशा यदि ये पृष्ठ है तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसके लंबवत होगा इस प्रकार से, और धन के कारण तीव्रता हमेशा क्या होती है, बाहर की हो, तो कोण क्या बनेगा दोनों में, 0 अंश। या साइड में हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 0 अंश, जिसको हम कहाँ रखते हैं यहाँ पर, तो d फाई E बराबर E DA cos 0। cos 0 का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, ये गायब हो जाएगा, d फाई E बराबर E DA। ये तो क्या है, हमारा एक छोटा सा अल्पांश है जिससे गुजरने वाला हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स। अब हम क्या निकालेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। किससे बेटा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। जब इस संपूर्ण की बात की जाए तो उसमें क्या हो जाता है बच्चों,
हमें लगाना पड़ता है सिग्मा। सिग्मा डी फाई ई बराबर सिग्मा ई डी ए। इसका तीव्रता से कोई मतलब नहीं है, सिग्मा डी फाई दिया है, अब क्या बचा फाई, डी क्या हो जाएगा अलग। तो डी का उपयोग होता है हमेशा छोटे से के लिए, यदि हमने पूरा भाग न लेके कोई छोटा सा भाग लिया तो हम यूज करते हैं वहां पर डी। सिग्मा हो गया, ये हमारा बाहर आ जाएगा सिग्मा डी ए, जिससे ए बचेगा ई ए फाई ई। क्लियर? ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, यदि मैंने इसको माना है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। क्लियर है? अब आगे हम कुछ और चीज को समझते हैं, वो आगे चीज क्या है तो देखते हैं। हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ चुका है। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि यदि हमें ये भाग दे रहा है और यहाँ पर है कोई बिंदु दे रहा है, तो बिंदुवत आविष्कार वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदुवत आविष्कार वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तीव्रता कहाँ पर निकालना, बिंदु P पर निकालना है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ मैंने K का यूज नहीं किया, निश्चित ही वहां पर निर्वात या वायु होती है। क्लियर? ये हमारे लिए क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और यदि हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हमारे पास कोई भी गोला है और इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पढ़ा होगा हमने पुरानी क्लासों में, a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या होगा 4। अब क्या करते हैं, उक्त के मान या उपरोक्त के मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी कि मुझे ई का मान रखना, ए का मान रखना, मैं रखना प्रारंभ करता हूँ। फाई ई बराबर ई ए, ई क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना है, ये कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई इक्वल टू कितना आने वाला है, ये आएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारी सिद्ध हो गई गॉस की प्रमेय। कह सकते हैं, पुनः रिपीट करेंगे, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, जो कि हमारी कहलाती है गॉस की प्रमेय। क्लियर है बच्चों? अब आगे और आती है बात, समझते हैं। हम ये मान सकते हैं जैसे कोई पृष्ठ है और उसमें बहुत से कण हैं, प्रत्येक कण का आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 इस प्रकार से डॉट डॉट डैश करके मान है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा हमारा फाई बराबर बहुत से आवेश है, n तक आवेश दे रहा है, तो Q1, Q2, Q3 ये आपके लिए डॉट डैश डॉट डॉट डैश डैश हो गए n तक अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर है बच्चों? आप सभी को समझ में आ गया होगा किसके बारे में बता रहा था, गॉस की प्रमेय के बारे में। बच्चों आप समझिए, आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण है क्या? जब भी हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो उसके पृष्ठ में समान रूप से वितरित हो जाती है। जैसे हमारे पास कोई पृष्ठ है, हमारे पास कोई पृष्ठ ये है, हमारे पास कोई पृष्ठ ये है। जब भी क्या करते हैं, ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे ही आवेश का सतत वितरण कहते हैं। जैसे हमारे पास ये पृष्ठ है, जब ये इस पृष्ठ को आवेश देते हैं तो इस वस्तु के पृष्ठ पर ये समान रूप से क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। यहाँ वस्तु कैसी है, गोलाकार है, यहाँ पर ये क्या है, एक टाइप से आयताकार है। हमने क्या किया, इसको आवेश दिया, ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। इसे ही आवेश का सतत वितरण कहते हैं। ये सतत वितरण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आता है रेखीय आवेश का सतत वितरण। रेखीय आवेश, जैसे हमारे पास तार है, हमने तार को आवेश दिया, ये आवेश इस तार के पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो गया बच्चों, वितरित हो गया।
ये देखिए आप समान रूप से क्या हो गया, इसमें वितरित हो गया, ये हो गया वितरित। हमने इसको आवेश दिया, पृष्ठ पे क्या हो गया, समान रूप से वितरित हो गया। अच्छा, ये पृष्ठीय आवेश वितरण पूछा जाता है, रेखीय में तो क्या हो गया, तार हो गया जिसकी लंबाई होती है। यदि बात की क्षेत्रीय पृष्ठीय तो उसमें कोई पृष्ठ होगा, ये जैसे हमारे पास कोई पृष्ठ है, हमने इस पृष्ठ को आवेश दिया, ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया, इसे कहेंगे पृष्ठ पर आवेश का सतत वितरण। क्लियर है। अब आता है कि आवेश का आयतन में सतत वितरण। आयतन में हमारे पास कोई आयताकार वस्तु, इस प्रकार से कोई क्या है, कोई घन है, और हम क्या करें, घन को आवेश दे दें, तो वो जो आवेश होगा इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाएगा बच्चों, वितरित हो जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं हम, उसके आवेश का सतत वितरण कहते हैं। किसका, उसके आयतन में। आयतन का से क्या है, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है या गहराई है, उसे ही क्या कहेंगे हम, आयतन के आवेश का सतत वितरण। अब आता है रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए। हमारे पास सूत्र होता है लैम्डा बराबर Q/L। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सूत्र याद होना चाहिए और सूत्र के द्वारा ही परिभाषा ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ ये आवेश है, यहाँ लंबाई है, तो कोई तार है, ये कोई तार है, तार की क्या है लंबाई, 1 यानी कि 1 मीटर। अब क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू Q/1 यानी लैम्डा इक्वल टू Q। ये है देखिए आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व है क्या, रेखीय आवेश किसी तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तार की लंबाई क्या हुई बच्चों, एकांक, तो क्या बनी परिभाषा, किसी तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ये जैसे मेरे पास तार है, तो तार को क्या दिया, आवेश दिया, इसकी लंबाई में क्या हो गया, समान रूप से वितरित हो गया, इसे ही क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। और घनत्व कैसे निकालेंगे, पुनः रिपीट कर रहा हूं, लंबाई कैसी ले ली, एकांक, तो एकांक लंबाई के तार में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रा क्या बनेगा, कूलाम प्रति मीटर। इस प्रकार से ये कूलाम, ये मीटर का मात्रक। बीमी सूत्र पूछी जाए बच्चों, तो बीमी सूत्र को भी हम याद कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इसी से हमारा बीमी सूत्र बन जाएगा। मैंने बताया था मात्रक से ही हम बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। सी का यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा का बीमीय सूत्र। सी का बीमी सूत्र क्या होता है, कूलाम का AT, और लेंथ का मीटर का, लंबाई का मीटर, M हो जाएगा। ऊपर गया तो क्या बना, सॉरी फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये हमारे लिए कूलाम का आवेश का क्या हो जाएगा AT, और लंबाई का क्या हो जाएगा L, तो क्या बना बीमी सूत्र, ऊपर चला जाएगा AN-1T। ये हो गया बीमी सूत्र किसका, रेखीय आवेश घनत्व। कहाँ से प्रेजेंट किया हमने, किस चीज से, लैम्डा से। अब आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। ये हो जाएगा बच्चों क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व की बात आ रही है तो किसी प्लेट की पृष्ठ की बात की जा रही है। जैसे हमारे पास कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट कैसी है, आयताकार प्लेट है। आयताकार प्लेट में हमने जब भी आवेश दिया तो इसके पृष्ठ पे क्या होगा, समान रूप से वितरित हो गया। इसे ही क्या कहते हैं, उसके पृष्ठ का आवेश का सतत वितरण। बार बार रिपीट करने का मतलब जितना बार आप इसको सुनेंगे उतनी ही बार इसकी आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होगी, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो सूत्र होता है इसका सिग्मा बराबर Q/E, क्योंकि अब पृष्ठ की बात है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होगा। तो A बराबर मैंने क्या लिखा, 1 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर नहीं बोल रहा, एकांक बोलेंगे। सिग्मा बराबर Q/1, तो ये हमारा क्या होगा, सिग्मा बराबर Q। परिभाषा क्या बनी, किसी पृष्ठ के, ये पृष्ठ है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल कैसा है, एकांक, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में
उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन है? चलिए अब आगे और समझेंगे। बात आता है इसका मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक बना कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब आता है विमी सूत्र। विमी सूत्र मैंने हमेशा की तरह आपको बताया, अब इस सूत्र से ही निकाल सकते हैं सिग्मा का विमीय सूत्र क्या होता है। तो सिग्मा का विमीय सूत्र आते ही सबसे आवेश का मात्रक तो कूलम होता है, विमीय सूत्र क्या होगा AT। क्षेत्रफल का क्या होता है L स्क्वायर, ऊपर गया AL-2T। क्लियर है बच्चों? ये हमें पता चल गया इसका विमीय सूत्र। तीसरे नंबर पे आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व होता क्या है नंबर 3 पर है। नंबर 3 भी उसको समझेंगे। इसको हम रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर होता है Q/V, क्योंकि आयतन की बात की जा रही है। और यहाँ बात करेंगे कोई पृष्ठ है, हमारा घनाकार टाइप का पृष्ठ है, ये हमने इस टाइप से बनाया, मैंने आपको बना के बताया था। ये हमारे लिए क्या बन गया कोई घन बन गया। ठीक है, सूत्र रो बराबर Q/V। रो बराबर Q/V में हमने क्या किया V बराबर 1 मीटर क्यूब कर लिया या घन मीटर। ये तो मात्रक होता है पता ही हम लोगों को। तो रो बराबर क्या आएगा Q। परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा पे ध्यान देंगे। कोई भी हमारे पास पृष्ठ है, किसी पृष्ठ की एकांक आयतन में, आयतन कैसा है एकांक, किसी पृष्ठ के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। मात्रक क्या बना बहुत इजी है, आवेश का कूलम। और यदि बात करें हम किसका आयतन का, तो आयतन का सबको पता होगा मीटर क्यूब होता है। क्लियर है? आगे समझेंगे। आगे आता है इसका विमीय सूत्र। हमेशा की तरह विमीय सूत्र निकालते हैं। विमीय सूत्र में या तो हम क्या करते हैं यूज कर सकते हैं मात्रक, या मात्रक से नहीं निकालना हम सूत्र से ही निकाल लेंगे। तो हमारे पास रो का विमीय सूत्र बहुत इजी है। रो का विमीय सूत्र, सी का विमीय सूत्र क्या होगा, सी हमारे लिए क्या है कूलम। वो कूलम का विमीय सूत्र होता है AT। हमेशा की तरह मैंने इसको रखा। लंबाई का देखेंगे, लंबाई का L होता है, L का Q लिखा है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर गया AL-3T। कोई कंफ्यूजन है किसी को? समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर बच्चों? बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने का। जो भी आपको प्रॉब्लम हो विषय संबंधी, आपके पास कोई न्यूमेरिकल है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।